हेलो दोस्तों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हुई हूँ सीटेट के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं जो सीटेट में, यूपी टेट में या संस्कृत से पूछा जाने वाले हर एग्ज़ाम में ये ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो का। तो सीटेट और यूपी टेट वालों के लिए। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए फिर हम चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो गद्यांश पे किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है वो आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। क्या कह रहे हैं? अयम निजः, यह मेरा है, परो वेति गणना, यह दूसरे का है। ऐसी जो गणना करते हैं, ऐसे जो गणना करते हैं लोग, तो वो क्या है? तो कह रहे हैं लघु चेतसाम, वह छोटे विचारधारा के लोग होते, छोटे व्यक्ति होते, छोटी सोच होती उनकी। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, लेकिन उदार चरित वाले व्यक्ति तो पूरे वसुधैव अर्थात पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते हैं। इस प्रकार का गद्यांश दिया है। अब इससे प्रश्न क्या पूछे गए हैं ये आप देख लीजिए। तो प्रश्न क्या है? कुटुंब शब्द का अर्थ क्या है? तो कुटुंब शब्द का अर्थ क्या है? अभी मैंने आपको बताया कुटुंब का अर्थ क्या होता है? परिवार। कुटुंब का अर्थ क्या होता है? परिवार। अच्छा, एक मिनट। चलिए अब ले लेते हैं। तो कुटुंब का अर्थ यहाँ पे मैंने बता दिया, परिवार है, ना कि समाज है, ना झगड़ा लड़ाई है और ना ही व्यवसाय है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा सी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा, अच्छा ये दिखता रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या है? उपर्युक्त श्लोक में यह मेरा यह पराया इस प्रकार की गणना करने वाले को क्या कहा जाता है? यह मेरा यह पराया इस प्रकार की गणना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो ए है उदार चरित वाला, बी है लघु चित्त वाला, सी है शक्तिशाली, डी है महान आत्मा मतलब महान आत्मा। क्या कहा जाता है? आप फटाफट से इसका आंसर करिए कि यह मेरा है यह पराया है इस प्रकार की गणना करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो जल्दी जल्दी से आंसर करिए आप लोग। और तो क्या कहा जाता है बताइए? लघु चित्त वाला। इसमें आया है ना लघु चेत साम, अर्थात छोटे विचार वाले व्यक्ति। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया? बी। दूसरे का आंसर क्या सही हो गया? बी। आगे चलते हैं। जो संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब मानता है वह किस प्रकार का व्यक्ति होता है? तो यहाँ पे सीधे सीधे, अच्छा पहले क्वेश्चन इसका ऑप्शन देख लेते कौन कौन सा है। तो ए है उदार चरित वाला, बी है लघु चित्त वाला, सी है समाज सेवी, डी है अपने पराये की गणना करने वाला। तो फटाफट से आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए लिखा है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उदार चरित वाला, उदार चरित वाला। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची, इसका मतलब सीटेट में पर्यायवाची शब्द भी आ सकता है, इसलिए आप लोग पर्यायवाची शब्द को भी देख लें। तो चलिए क्या पूछा गया? पर्यायवाची शब्द किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द दिया है ऑप्शन में। ए वसुधा, बी अचला, सी उर्वी, डी छाया। कौन सा नहीं है? इस नहीं पे
हाँ, ये जो नहीं दिया रहता है इससे बहुत ज़्यादा गलती होने की संभावना रहती है, इसलिए अगर कहीं भी क्वेश्चन में नहीं क्वेश्चन में है तो आप उसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए और फिर इसके बाद आप इसका आंसर दीजिए, तो आपका आंसर सही होने के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन अगर आपने इस नहीं को नज़रअंदाज कर दिया तो जल्दी से आप वसुधा भी मार सकते हैं, तो इसलिए आप नहीं पे अंडर लाइन करके ही आगे क्वेश्चन को पढ़ के समझ के फिर आंसर करिए। तो फटाफट से बताइए क्या आंसर हो जाएगा हमारा। हाँ, तो देख लीजिए, वसुधा पृथ्वी को कहते हैं, अचला भी कहते हैं, उर्वी भी कहते हैं, लेकिन जाया हम पत्नी को कहते हैं। जाया स्त्री के लिए ये आता है, पत्नी के लिए आता है, तो इसलिए यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जाया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्य में हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है। हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है। तो पहला है राष्ट्रीयता की, दूसरा है समाज सेवा की, तीसरा है विश्व बंधुत्व की और चौथा है अपने पराये की। किसका हमें इसमें शिक्षा मिलती है। इस जो पद्यांश को हमने पढ़ा है इससे हमें किसकी शिक्षा मिलती है, तो किसकी मिलती है। ए है राष्ट्रीयता, बी है समाज सेवा, बी है विश्व बंधुत्व, सी है समाज सेवा, डी है अपने पराये की। किसकी मिलती है, फटाफट से आंसर करिए। तो किसकी मिल रही है, विश्व बंधुत्व की। बोला ना वसुधैव कुटुंबकम, तो विश्व बंधुत्व की इससे हमें शिक्षा मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा दूसरा पद्यांश दिया हुआ है। क्या कह रहा है, न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं। विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। क्या कहा गया, विद्याधन ही सभी धनों से में प्रधान होता है, जिसे न चोर चुरा सकता है, न राज्य से उसे बांटा जा सकता है, न कोई भाई बंधु उसे बांट सकता है। इस प्रकार के इसमें पद्यांश है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, चौर्हार्यम का पद का अर्थ है। चौर्हार्यम पद का अर्थ है, क्या अर्थ है फटाफट से बताओ। ए है चोरों के द्वारा न चुराए योग्य, बी है भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, सी है राजा के द्वारा छीनने योग्य, डी है चोरों के द्वारा चुराने योग्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो क्या कहा गया है, चोरों के द्वारा ना चुराए योग्य, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, राजा के द्वारा छीनने योग्य, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। तो क्या क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। हाँ चलिए, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको आसानी होगी दिखने में। हाँ चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। ठीक है, चौर्हार्य मतलब चोरी के द्वारा चुराने योग्य। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी
अगला क्वेश्चन है सभी धनों में प्रधान, सभी धनों में प्रधान, एक मिनट इसको हटा देते हैं। हाँ, सभी धनों में प्रधान धन माना गया है किसको? तो पहला आंसर है जमीन को, सोना को, विद्या को, आभूषण को। किसको माना गया है सभी धनों में प्रधान? तो फटाफट से आंसर करिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा विद्या, सी। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, तो इसमें सी आंसर हमारा सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चलिए अब इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। भाइयों द्वारा बांटने या विभाजन योग्य नहीं है, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य नहीं है। क्या नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आभूषण, दूसरा विद्या, तीसरा घर और चौथा जमीन। इसमें से कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आंसर करिए। तो क्या है? भाइयों के द्वारा बांटने या विभाजन योग्य नहीं है। क्या नहीं है? तो बी, अभी आपने पढ़ा है। तो क्या नहीं है बांटने योग्य? विद्या। जिसे विद्या जो विद्या अर्जन कर लेता है वह किसी के द्वारा विद्या को बांटा नहीं जा सकता है। उल्टा इसे हम जितना भी दूसरे को बताएंगे, जितना ही विद्या को हम दूसरे तक पहुंचाएंगे वो बढ़ती जाएगी, ना कि कम होगी या घटेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा धन है जो व्यय करने पर बढ़ता है? अच्छा, इसका आंसर मैंने अभी बता दिया है आप लोग को। तो चलिए देखते हैं फिर भी कौन कौन आंसर कर लेता है इसका। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए। तो पहला ऑप्शन है इसका विद्या धन, दूसरा सोना चांदी, तीसरा रुपया पैसा, चौथा जमीन जायदाद। फटाफट से आंसर करिए कि इसका कौन सा सही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा धन व्यय करने पर नित्य बढ़ता है पूछा गया है। तो बढ़ता कौन सा है? तो विद्या। भी मैंने आप लोगों को बताया कि विद्या ऐसा धन है जो आप जितना ही बांटेंगे उतना ही ये बढ़ेगा, खत्म होने वाला, कम होने वाला नहीं है। तो चलिए पाँचवें क्वेश्चन के, इस गद्यांश का पाँचवा क्वेश्चन है, उस पर हम चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहे हैं? उपर्युक्त श्लोक में किसकी प्रधानता बताई गई है? किसकी प्रधानता बताई गई है? उपर्युक्त श्लोक में किसकी प्रधानता बताई गई है? परिवार की, चोरों की, राजा की, ज्ञान की। फटाफट से आंसर करिए आप लोग। तो कि उपर्युक्त श्लोक में किसकी प्रधानता बतलाई गई है? तो ज्ञान की प्रधानता बतलाई गई है। किसकी प्रधानता बतलाई गई है? ज्ञान की प्रधानता बतलाई गई। किसकी प्रधानता बतलाई गई है? ज्ञान की प्रधानता बतलाई गई है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला फिर से पद्यांश ही है। चलिए क्या कह रहे हैं? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां नित्या कलहेन वा। क्या कह रहे हैं? काव्य शास्त्रेन विनोदेन, जो धीमता मतलब विद्वान, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका समय किसमें व्यतीत होता है? काव्य शास्त्रों की चर्चा करने में व्यतीत होता है। लेकिन क्या करें? व्यसनेन तु मूर्खाणाम, मूर्खाणाम मतलब मूर्खों की जो समय होता है वह किसमें व्यतीत होता है? निद्रा में, कला में और व्यसन में ही व्यतीत होता है। तो चलिए इस गद्यांश का मैंने अर्थ भी बताया है, तो आप लोग को आंसर देने में आसानी होगी। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ अब हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है?
पहला प्रश्न कह रहा है कि गच्छति पद में लकार है, गच्छति पद में लकार है, इसका मतलब आपको धातु रूप, शब्द रूप और ये बहुत अच्छे से याद करना है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए, गच्छति किसका है? तो लट लकार का, लट लकार है। अच्छा, चलिए पहला देख लेते हैं इसमें कि पहला है लोट लकार, दूसरा है लिट लकार, तीसरा है लिंग लकार, चौथा है लट लकार। कौन सा आंसर होगा? आपको आंसर देना है, फटाफट से आंसर करिए। तो इसमें हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का ये गच्छति पद बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूर्खों का समय व्यतीत होता है, मूर्खों का समय व्यतीत होता है निद्रा में, कलह में, बुरी आदत में, उपर्युक्त सभी में। किस में व्यतीत होता है? क्या आपको आंसर देना है कि मूर्खों का समय व्यतीत होता है। तो आपने देखा था उसमें निद्रा में भी, निद्रा में, कलह में, बुरी आदत अर्थात व्यसन में। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? डी वाला। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला आंसर, डी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, डी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा काव्य शास्त्र, एक मिनट, काव्य शास्त्रादि के द्वारा विनोद में किसका समय व्यतीत होता है? विनोद में, काव्य शास्त्र आदि के द्वारा विनोद में किसका समय व्यतीत होता है? ऑप्शन है विद्वानों का, मूर्खों का, एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं। सी है धनवानों का, डी उपर्युक्त में से सभी का। तो इसमें किसका होता है? तो जो अभी हमने पढ़ा पद्यांश में काव्य शास्त्रों का, काव्य शास्त्र आदि का के द्वारा जो विनोद में किसका समय व्यतीत होता है? तो धीमताम दिया था, अर्थात विद्वानों का। तो चलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धीमताम पद में विभक्ति एवं वचन बताइए। धीमताम पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहला है प्रथमा बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, तृतीय एकवचन, षष्ठी एकवचन। कौन सा इसमें से सही आंसर है, आपको ये बताना है। प्रथमा बहुवचन नहीं, द्वितीय षष्ठी बहुवचन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। क्या हो जाएगा? षष्ठी बहुवचन। ये धीमताम पद षष्ठी बहुवचन का है। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा है उपर्युक्त श्लोक में, उपर्युक्त श्लोक में हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो अभी हमने पढ़ा काव्य शास्त्र विनोदेन, इससे हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? तो ए है राष्ट्रभक्ति की, बी है विद्या के प्रधानता की, सी है समय के सदुपयोग की, डी है राष्ट्र सेवा की। तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आप लोग करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समय के सदुपयोग, सदुपयोग की, समय के सदुपयोग की। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अभी तक हमने कुल 15 क्वेश्चन किया है, मतलब हमने कितना किया है? हाँ, तीन हमने, 1, 2 और 3 पद्यांश को आज हमने देखा है, जाना है। अब हम अगले वीडियो में अगला पद्यांश या कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए
आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग के सपोर्ट अच्छा रहेगा तो मैं इसी प्रकार की और भी वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज बस यहीं तक, तब तक के लिए